हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष क्लासेस कोलकाता में। मैं मनीष प्रसाद आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 सेमेस्टर 1 ऑनर्स और जनरल्स के अकाउंटिंग थ्योरी के पार्ट में। सभी को पता है कि ऑनर्स और जनरल इन दोनों के लिए ही कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कंपलसरी थ्योरी के कैटेगरी में आते हैं। तो आज हम उनमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कशन करेंगे। जनरली मैं इस सीरीज के 4 वीडियोस लेकर के आऊँगा, जिसका शुरुआत इस वीडियो के साथ हो रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद आपको अंदर से एक फील आएगा कि यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर 25% ऑफ योर थ्योरी पोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने विजिबल हो रहा है और पहला ही क्वेश्चन है कि व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल एंड मेंशन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एन अकाउंटिंग साइकिल। This question has already been asked in your 2017 examinations honors part। तो बेसिकली अकाउंटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग साइकिल का मतलब होता है एक कंप्लीट सीक्वेंस जो हमने सीखा था क्लास 11th में। चीज़ों को सबसे पहले रिकॉर्ड करना, फिर उसको लेजर्स में क्लासीफाई करना, क्लासिफिकेशन के बाद उसकी समरी बनाना एंड देयर आफ्टर समरी बनाने के बाद हम क्या करते हैं, जनरली उसके सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को एक सीक्वेंस वाइज रिकॉर्ड करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग साइकिल। ये होल द ईयर जो है एक ही प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। That's why I have written here accounting cycle refers to the complete sequence of recording, classifying and summarizing transactions that are repeated in the same order in each accounting period। मतलब कि हर साल जो है हम जो सेम चीज़ें करते रहते हैं वो कंटिन्यूअसली हर साल जो है वो रिपीट होती है और इसी रिपीटेंस ऑफ सीक्वेंस को हम कहते हैं सर अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल जनरली शुरुआत होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस के थ्रू। हम लोगों ने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ा भी था कि कोई भी ट्रांजैक्शंस को हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर इट इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और नॉट। यदि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं तो हम उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। फिर अपनी सहूलियत के लिए हम उसे क्या करते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं and at the end we summarize all the parts and finally communicating the result or the final result to the parties concerned। तो होप कि आपको समझ में आया होगा कि अकाउंटिंग साइकिल क्या है। तो जनरली अकाउंटिंग साइकिल का मतलब यही होता है कि जब हम चीज़ों को कंटिन्यूअसली एक सीक्वेंस में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना, तो हम उसे अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप्स क्या हैं? तो देखिए सीधा स्टेप्स है। सबसे पहला रिकॉर्डिंग, दैट मीन्स जर्नल, देयर आफ्टर क्लासीफाइंग, दैट मीन्स लेजर, देयर आफ्टर ट्रायल बैलेंस, दैट इज समराइजिंग, और उसके बाद समराइजिंग के बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, और फिर फाइनल अकाउंट्स के बाद फिर साल भर बाद वही ट्रांजेक्शन्स को हम वापस से रिपीट करना शुरू करते हैं और इसीलिए हम इसे अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है जब हम ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है ना, जब हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉग्नाइज्ड या रिकॉर्ड तब करते हैं जब उनका एक्चुअल हमें रिसीट या हमने एक्चुअल पेमेंट किया होगा। सपोज कीजिए हमने कोई एक्सपेंस जो है वो 2017 में किया है तो हम उसको 2017 में ही रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज कॉल्ड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिकली कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के कुछ फीचर्स हैं। दैट मीन्स कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली ऑन कैश बेसिस, इनकम्स आर रिकॉर्डेड ओनली ऑन देयर एक्चुअल रिसीट। मतलब जब हम एक्चुअल अर्न कर लेते हैं, जब पैसे में मिल जाते हैं तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज कॉल्ड एक्चुअल रिसीट के टाइम पे, या जब हम एक्चुअली किसी को पेमेंट करेंगे तभी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं।
एक्सपेंसेस जो है वो तभी रिकॉर्ड होता है जब हम एक्चुअली उसे पे कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्योर्ड इनकम्स, प्री रिसीव्ड इनकम्स जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो ये था दूसरा क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड व्हाट डू यू मीन बाय कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और एक चीज और याद रखिएगा, जो ओपनिंग रिजल्ट होता है किसका जो ओपनिंग रिजल्ट जो है वो हमें ये बताता है कि हमने कितना कैश प्रॉफिट अर्न किया है या कितना कैश लॉस हमको हुआ है। ये बहुत सिंपल क्या है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, जो कि एक अनसाइंटिफिक और अनरियलिस्टिक चीजों के ऊपर बेस्ड है। तो दूसरा क्वेश्चन भी होप समझ में आ गया होगा कि सीधा सीधा मतलब इसका यही है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है वो सिस्टम का अकाउंटिंग जिसमें हम कैश को तभी रिकॉर्ड करेंगे, या कैश चाहे वो रिसीट हो चाहे वो पेमेंट हो, उसको तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो एक्चुअल में हुआ होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये आने के चांसेस इस बार बहुत ज़्यादा है। व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? तो यू विल से कि एज पर आर्टिकल 18 रेवेन्यू मीन्स द टर्म द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ इनकम बेनिफिट्स ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब उस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान हमें जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले होंगे दैट विल टर्म्ड एज रेवेन्यू। सेकेंड पॉइंट इज अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ एन एंटिटी, मतलब जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी एंटिटी जो है यानी बिजनेस फॉर्म जो है जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी करेगी उससे अर्न हुए पैसे को हम जनरली रेवेन्यू कहते हैं। थर्ड पॉइंट इज विथ दोज इनफ्लोज रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी, मतलब कि वो सारी चीजें या सारी बेनिफिट जिनके आने से हमारी इक्विटी का वैल्यू जो है बढ़ जाए other than increases relating to contribution from equity participant, it is called revenue। तो होप कि रेवेन्यू का मतलब समझ में आया होगा। अब रेवेन्यू के कुछ फीचर्स हैं। रेवेन्यू के फीचर्स क्या है? इट अराइजेस फ्रॉम इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसके होने का सबसे बड़ा रीजन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का इनफ्लो होना, मतलब कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू कुछ भी हमारे पास आएगा दैट विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। Second one is it has to be related to an accounting period and thereafter it result in increase in inequity, and thereafter the fourth one is it is measured at the fair value of consideration received or receivable। ये actual fair value में बताता है चाहे वो पैसा हमने रिसीव किया है या फ्यूचर में हम उसको रिसीव करेंगे। पहला क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाई देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो था आपका हमने अभी देखा कि सबसे पहला जो क्वेश्चन था हमसे पूछा गया था अकाउंटिंग साइकिल, और उसमें स्टेप्स हमने बताया था आपको कि अकाउंटिंग साइकिल का मतलब होता है कि जब भी हम एक ट्रांजैक्शंस को कंटिन्यूअसली एक ही स्टेप से हर अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे अकाउंटिंग साइकिल कहा जाता है। जैसे हम फॉलो करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग, देयरआफ्टर क्लासिफाइंग के बाद समराइजिंग के बाद प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, और उसके बाद क्या करते हैं कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द ऑथोरिटीज और टू द पार्टीज कंसर्न्ड, मतलब जिसको वो लेना है सारा उसको इंफॉर्मेशन दे देंगे। दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पूछा था कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब बताया कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग का वो फॉर्म है जहां पर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड तब करते हैं जब एक्चुअली में हमारे पास कैश आएंगे या हमारे पास से कैश जाएंगे, ठीक है ना। ट्रांजैक्शंस को सिर्फ और सिर्फ हम कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड तभी करते हैं जब एक्चुअली पे होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्योर्ड इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम, इनको कोई जरूरत नहीं होती है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट करने की। एक बहुत ही अनसाइंटिफिक और रियलिस्टिक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। इसके बाद हमने तीसरा क्वेश्चन आपको बताया कि व्हाट आर द रेवेन्यू था सर। तीसरा क्वेश्चन हमारा था कि व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू। रेवेन्यू के बारे में बताया मैंने कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
18 कहता है कि जब भी आपके पास किसी तरीके का कोई भी इनफ्लो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का इनफ्लो होगा, डेट विल बी टर्म्ड एज रेवेन्यू। उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? रेवेन्यू कंसीडर करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ डू यू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स से आप रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि रेवेन्यू आपको हुआ है। तो देखिएगा कि रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू जो है, ठीक है, इट इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू अर्न्ड बाय एन एंटिटी फॉर recording in the books of accounts. It result in earning of income and get reflected in the income statement of the entity. That means कि recognition of revenue जो है, इसका मतलब हुआ कि आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, आप उसको समझिए कि आपको पास पैसे आ कहाँ से रहे हैं और आप उसको किस तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है ना। तो आप जानते हो कि जब भी आप अर्निंग करते हो, ठीक है ना, जब भी आप अर्न करोगे इनकम, तो आपको उसको इनकम स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट कराना पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि रेवेन्यू इज सेड टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एन एंटिटी व्हेन इट इज अर्न्ड बाय दैट एंटिटी एंड इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब कि जब कोई फर्म कोई इनकम अर्न की है और उसको सही तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करी है, रिकॉर्ड करी है, देन ओनली वी से दैट रेवेन्यू वाज रिकॉग्नाइज्ड। अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से एप्लीकेबल होता है। चलिए, तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने अकाउंटिंग साइकिल किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने थोड़ी देर पहले कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किया था। क्वेश्चन नंबर 3 में अभी हमने रेवेन्यू का डेफिनेशन पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने पढ़ा कि कब हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 जाने से पहले गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टडी से रिलेटेड, कैलकाटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो वो आपको टाइम पे मिलते रहे। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन यानी कि नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो आपको अपलोड करें वो वीडियो सीधा आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल का मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है। तो देखिए, कैपिटल फाइनेंसिंग या कैपिटल मेंटेनेंस का मतलब होता है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे तो उसमें जो आपने पैसे लगाए थे, ठीक है ना, और जो नया बिजनेस आपने स्टार्ट करा उसने प्रॉफिट अर्न किया, तो सबसे पहले उस प्रॉफिट में से अपने प्रॉफिट में से क्या कर लेना, अपने उस हिस्से को अलग कर लेना जो आपने लगाया था। दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंस कैपिटल। देखिए यही बात यहाँ भी लिखी हुई है कि कैपिटल मेंटेनेंस रेफर्स टू द रिकवरी ऑफ द यूज्ड ऑफ कैपिटल। यूज्ड ऑफ मतलब जो आपने लगाया था, यूज्ड ऑफ कैपिटल बाय एन एंटिटी फ्रॉम द रेवेन्यू अर्न्ड बाय इट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, and it is necessary because every entity should practice its own existence and survival। हर एक एंटिटी जो है वो चाहती है कि वो उसका सर्वाइवल जो है वो बना रहे, and this ensures that the stock of capital remains intact, which in turn ensures the financial health of the organization is maintained। Now what are the features? What are the importance of refinancing और maintenance of financial capital? तो maintenance of financial capital के कुछ features हैं। सबसे पहला, for ensuring that stock of capital gets restored, for maintaining the financial health of an entity। financial health maintain करने के लिए हम लोग जो है वो capital को maintain करते हैं। for ensuring the safety flow of return on capital, टू प्रिवेंट इरोजन ऑफ कैपिटल। कैपिटल बर्बाद होने से, कैपिटल डेप्रिसिएट होने से बचाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। स्टेट द लिमिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। तो देखिए हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या बताना है आपको, लिमिटेशंस, दैट मीन्स कि डिसएडवांटेजेस बताने हैं। तो सबसे पहला आप डिसएडवांटेज बताएंगे कि नो कंसिडरेशन ऑफ प्राइस लेवल चेंज। तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल फैक्ट्स को कंसीडर करता है। तो अंडर हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग, चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल आर नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो उसमें क्या होता है कि प्राइस लेवल के चेंज को इग्नोर कर देते हैं। तो ये सबसे पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा है अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। यहाँ पर जो फिक्स्ड एसेट्स की वो वैल्यू निकालते हैं ना, वो काफी ज्यादा अनसाइंटिफिक एंड अनरियलाइज्ड वैल्यू है। That means कि हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में फिक्स्ड एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है और रिपोर्ट किया जाता है विद द प्राइस एट विच दे वेयर एक्वायर्ड। मतलब क्या आप कभी ऐसा सोच सकते हैं कि आपने कोई मशीनरी खरीदा और 5 साल बाद भी उसका सेम वैल्यू हो? ये कभी नहीं होता। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू को उसी वैल्यू में रिस्टोर कर लिया जाता है, जो कि एक बिल्कुल अनसाइंटिफिक मेथड है अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग का। नाउ इनसफिशिएंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अभी आपको बताया कि सर हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड के अंदर जो है देयर इज नो प्रोविजन और देयर इज अ वेरी लिटिल प्रोविजंस ऑफ गिविंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का कोई प्रोविजन नहीं होता। एंड नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकरेक्ट ओपनिंग कैपिटल। तो देखिए आपको पता है कि इनकम स्टेटमेंट जो है जब हम हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड से प्रिपेयर करते हैं तो ये एक्यूरेट वैल्यू या एक्यूरेट ऑपरेटिंग रिजल्ट शो नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम, ठीक है ना, जब हम चीज़ों का, ठीक है, को रिकॉर्ड करते हैं उसके करंट वैल्यू के बेसिस पे, तो सम ऑफ द एक्सपेंस आर रिफ्लेक्टेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो कुछ खर्चे को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट के पे ही ऊपर दिखा देते हैं, जिससे कि जो इनकरेक्ट होता है डाटा, इनकरेक्ट डाटा के कारण जो है हम रिजल्ट भी नहीं निकाल पाते, हमारा ओपनिंग रिजल्ट भी नहीं निकाल के आ पाता। होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे और कोशिश कर रहे होंगे पढ़ने का। थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन आप यदि मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं है, बहुत छोटे छोटे चीजें हैं, 1 बाय 1 करके समझ लेंगे। अब आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन गोइंग ऑन कंसर्न एंड एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो देखिएगा गोइंग ऑन कंसेप्ट क्या कहता है, एज पर दिस कॉन्सेप्ट एन ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द फॉरसेबल फ्यूचर। कहता है सर कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अभी प्रैक्टिस में है, तो अकॉर्डिंग टू गोइंग ऑन कंसर्न, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है फ्यूचर में तब तक चलता रहेगा, ठीक है ना, जब तक कि, ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन गोइंग ऑन कंसर्न। तो गोइंग ऑन कंसर्न कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है कंटिन्यूअसली चलता रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन का ना तो कोई इंटेंशन है अभी और ना ही फ्यूचर में बंद होने का, इसको कहते हैं गोइंग ऑन कंसर्न। इसके फीचर्स क्या हैं, तो एन ऑर्गेनाइजेशन इज डीम्ड टू कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द फ्यूचर फॉर इंडेफिनिट नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स दैट दस इट हैज अ परपेचुअल लाइफ। इसलिए गोइंग ऑन कंसर्न के अंदर जो फॉर्म होता है, जो एंटिटी होती है, उसकी लाइफ को परपेचुअल लाइफ माना गया है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट हैपेंस टू बी वन ऑफ द जनरल फीचर इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है और दिखाना भी पड़ता है। नेक्स्ट दूसरा है एंटिटी कॉन्सेप्ट। नाउ एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अ कंसर्न is considered to have a separate entity that is exist from its owner। इसमें कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों जो है वो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं और हम जितने भी अकाउंट्स बनाएंगे वो सारे के सारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, ना कि प्रोपराइटर और ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से,
ठीक है। और ये जो चीज है वो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। और ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो द कॉन्सेप्ट। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म है वो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। तो गोइंग ऑन कंसर्न मतलब कि कोई भी इरादा नहीं है कि कोई बिजनेस फॉर्म जो है वो फ्यूचर में बंद होगा। डेट इज कॉल्ड गोइंग ऑन कंसर्न। और एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या बताया? एंटिटी कॉन्सेप्ट में बताया कि कोई भी कंसर्न जो है वो अपने लीगल एंटिटी से के कारण जो है वो अलग है। मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों जो है वो अलग पर्सन कंसीडर किए जाते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए गाइस, हम लोग अब पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाने के बाद हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले हम समझेंगे क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? तो आप क्या लिखोगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ये रिटेन स्टेटमेंट्स होते हैं जिसको कि कोई एक अकाउंटिंग बॉडी इशू करती है ऑन अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसीज़। कि आप यदि उस अकाउंटिंग को रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप उसको कौन से पॉलिसीज़ को अपनाते हुए उसे रिकॉर्ड करोगे, ताकि पूरे के पूरे जगह जहाँ पे भी उस सिस्टम से अकाउंटिंग को मैनेज किया जाता है उसमें कंसिस्टेंसी जो है वो कंटिन्यू रह सके। ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये हमें टर्म्स एंड कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बारे में बाय वे ऑफ कोड्स, गाइडलाइंस, एडजस्टमेंट्स एटसेट्रा। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का वो ये होता है कि जो अलग अलग डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है उसको एक जगह ला करके सिंप्लीफाई करना। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द प्रोसीजर्स फॉर इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं उसके बारे में हमें क्या करना है? लिखना है। तो देखिए, इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इसको इशू करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड ICAI। ओके, एंड the boards adopt the following procedure for formulation of accounting standard. Number 1 is determination of the areas of accounting standard. तो देखिए, जो ASB है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। बेसिकली वी विल हैव टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला जो चीज़ है वो क्या है? वो है डिटर्मिनेशन ऑफ द एरियाज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कौन कौन से एरिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ICAI जो है वो टाइम पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करते रहती है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप। Basically, in the process of development of accounting standard board constitute a study group to consider the specific subject, and the motive behind constitution of this group is to assist the अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन इट्स एक्टिविटीज। अलग से एक बोर्ड बना लेती हैं जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के हेल्प करते हैं क्या करने में? गाइडलाइंस इश्यू करने में। थर्ड वन इज डायलॉग विद वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया है वो क्या करता है? जनरली वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायलॉग्स में पार्टिसिपेट लेता है गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के साथ, ठीक है। और जहाँ तक कोशिश करता है कि सारे के सारे इंडस्ट्री, सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह की अकाउंटिंग प्रोसीजर को लागू किया जा सके। नंबर 4 इज प्रिपरेशन ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क ऑफ द स्टडी ग्रुप एंड द डायलॉग्स विद द स्टेक होल्डर्स एन एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑफ द proposed standard is prepared. And the fifth one is issuance of circular जिसको कहते हैं उसको भी इशू करने का काम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का है। नाउ
कंसिडरेशन ऑफ व्यूज एंड ड्राफ्टिंग द स्टैंडर्ड, इसके बाद चीज़ों को कंसीडर करना और स्टैंडर्ड का ड्राफ्ट इशू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की है। तो ये सारे के सारे प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करने के तरीके थे। नाउ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको IFRS कहते हैं, ये वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि कोई इंडियन नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इशू करती है। एंड दीज आर ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट आर इशूड विद द इंटेंशन ऑफ इन्फोर्सिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग अक्रॉस द ग्लोब। और इसका मकसद होता है, इसको लागू इसलिए किया गया है ताकि होल वर्ल्ड में एक तरह की अकाउंटिंग यूनिफॉर्मिटी को लाया जा सके। These are the intended to provide investors and stakeholders the ability to compare the financial performance of policy and listed companies. Now next question is what is IFRS? तो IFRS जो है ये ट्रेडमार्क है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी फाउंडेशन का। द फाउंडेशन के पास अपना कॉपीराइट है IFRS का सारे लैंग्वेजेस का। ये सारे के सारे, ये अभी तक जो हमने क्वेश्चंस पढ़ा उसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक आता है, बार बार ये रिपीट होता है। आप अपने प्रीवियस ईयर्स में भी देख सकते हो, ये 2017 में भी आया हुआ है। नेक्स्ट, राइट और शॉर्ट नोट्स ऑन GAAP गैप। तो जनरली गैप, व्हाट इज गैप? तो गैप इज द कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स दैट आर यूज्ड बाय अकाउंटेंट टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जितने भी अकाउंटेंट्स होते हैं वो गैप के प्रिंसिपल को अपनाते हैं, क्योंकि इस गैप में सारे के सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर को अपनाया जाता है। दिस प्रिंसिपल्स को डेवलप कौन करते हैं? तो दिस प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड बाय द प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। जैसे हमारे यहाँ का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बनाएंगी, ठीक है, दूसरे देश का अलग बनाएगा। तो अलग अलग देशों का जो गैप प्रिंसिपल होता है, दैट इज जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। इसको हर एक कंट्री इशू करती है, हर एक कंट्री का अपना जो भी अथॉरिटी है वो इशू करता है। फीचर्स क्या है गैप का? तो जो गैप है वो बेस्ड है रियल अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर। दिस शुड बी कंसिस्टेंट, दे शुड बी कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग फ्यूचर प्रेडिक्शन, दे शुड जनरेट रिलायबल एंड कंपेरेबल इंफॉर्मेशन, दे शुड बी अंडरस्टैंडेबल फॉर देयर इजी एप्लीकेबिलिटी, मतलब इतना समझ में आए ताकि हम उसको ईजिली अप्लाई कर पाएँ। एंड द लास्ट वन इज दे शुड बी फ्लेक्सिबल इन नेचर। क्या होना चाहिए सर? इनका नेचर जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ये इस लेक्चर का आखिरी सवाल है, इसके बाद ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा और मैं नेक्स्ट 1 से 2 दिनों के अंदर में इसकी सेकंड सीरीज लेकर के आऊँगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर ऑफ कैपिटल नेचर एंड विच आर ऑफ रेवेन्यू नेचर। आपको बताना है कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैं आपको बता देता हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर जिससे हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलता है। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ एनी काइंड ऑफ एसेट्स, ठीक है, इंस्टॉलेशन पेड ऑन द परचेज ऑफ एसेट, ये सारे के सारे क्या हैं? यू कैन से कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर जो हम अपने डे टू डे खर्चे को मिट आउट करने के लिए पे करते हैं या करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि बताइए सबसे पहला कि परचेज ऑफ मशीनरी क्या है, तो आप कहोगे सर परचेज ऑफ मशीनरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों? क्योंकि जब आप मशीनरी खरीदोगे तो मशीनरी को खरीद करके आप इससे लॉन्ग टाइम में क्या लोगे? बेनिफिट्स लोगे। दूसरा, आप मशीन को लाने के लिए कोई कैरेज पे कर रहे हो, तो ये भी जनरली क्या है सर? आप एसेट के लिए ही खर्च कर रहे हो, और कोई भी एसेट के लिए स्पेंड किया हुआ खर्च फॉर द इंस्टॉलेशन, ठीक है, फॉर कैरेजेस एटसेट्रा, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दूसरा वाला भी कैपिटल है। तीसरा, वेजेट पेड फॉर, देख लीजिए इंस्टॉलेशन, तो ये भी कैपिटल ही होगा। नेक्स्ट नंबर 4th, रिपेयरिंग कॉस्ट फॉर द मशीनरी 2000 आफ्टर इंस्टॉलेशन। रिपेयरिंग कॉस्ट, मशीनरी इंस्टॉल हो गई, इंस्टॉल के बाद उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है दैट विल बी ऑफ रेवेन्यू नेचर।
नाउ इंश्योरेंस क्लेम पेड फॉर मशीनरी, मशीनरी के अपने लिए आपने इंश्योरेंस क्लेम पे किया है, तो ये भी आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो रेकरिंग एक्सपेंस है, मतलब कि वो बार बार आपको देना है। ऐसा नहीं है कि आपने इंश्योरेंस एक बार दे दिया फिर आपको देने की ज़रूरत नहीं है।